एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन आजकल के करंट इशू के हवाले से, और वो है एससीओ समिट इन गोवा, इंडिया, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए और वहाँ पे भी एक उन्होंने अपना एक स्पीच किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। और ख़ैर उस हवाले से बात करेंगे कि कुछ लोगों को शायद एक्सपेक्टेशंस थी कि अ, ग़ालिबन जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इस विज़िट के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उसके बाद कुछ डिस्टेंसेस जो है वो मज़ीद बढ़ गए हैं। ख़ैर एनीवे, क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा होता है, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूके डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपको थोड़ी-सी एक बात बता दूँ, उनको थैंक यू वेरी मच कहूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन डॉक्टर साहब के हवाले से ये है कि डॉक्टर साहब खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े फेमस जियालों में से एक थे। और एक जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है इनकी। उस वक़्त ख़ैर अब की नहीं बात करते, लेकिन आज से कई साल पहले जब तक बेनज़ीर शहीद थी, तो इस पार्टी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है डॉक्टर साहब का। खैर डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो जॉइन कर रहे हैं। Thank you very much for having me. डॉक्टर साहब, शुरू से करूँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, द सन ऑफ बेनज़ीर शहीद एंड आसिफ अली ज़रदारी, क्या देख रहे हैं कि इंडिया, वैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शायद ये भी नहीं था कि जो हमने आज देखा। हम कह रहे थे बस ठीक है, एक बैलेंस बात हो जाएगी और उसके बाद बस ठीक है, एक नई बातचीत हो रही, ना सही, अभी पहले से भी नहीं हो रही, लेकिन बहुत मज़ीद उसको खराब ना किया जाए, थोड़ा-सा एक तरीके से रहा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना जो नैरेटिव है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल नैरेटिव, और उसका रिफ्लेक्शन जो है फॉरेन पॉलिसी में, उसको रिविजिट करने के लिए अभी तक पाकिस्तान ने कोई शो नहीं किए साइंस। तो ये जो कश्मीर का मसला है, या भारत के साथ ताल्लुकात का मसला है, या चीन के साथ ताल्लुकात का मसला है, कोई भी मुल्क हो, वो 20 साल 30 साल के बाद अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करते हैं, उसको ओके। देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, क्या हासिल हुए हैं, यस सर। उसको फिर दोबारा से अपनी फॉरेन डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करते हैं। लेकिन ऐसा कोई अमल हमने आज तक पाकिस्तान में होते हुए नहीं देखा। एक दफा देखा था, आपने पीपल पार्टी का जिक्र किया, मेरा ताल्लुक उससे, तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब इक्तदार में आए थे, उस वक्त उन्होंने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में फंडामेंटल रिफॉर्म्स की थी, नेशनलाइजेशन की उन्होंने, फिर उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी दी, लैंड रिफॉर्म्स की उन्होंने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम नहीं था उनको मिला। उनकी हुकूमत 4.5 साल बाद उनको इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक आइन बनवाया जिसपे सारों को मुत्तफिक किया। जी। बहुत सारे काम उस जमाने में हुए। हम अ, उम्र के लिहाज से उस वक़्त बहुत यंग थे, तो राइट। हमें ये चीज़ें, मुझे याद है हम स्टूडेंट थे, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी कि भुट्टो साहब ने बस का जो किराया स्टूडेंट्स के लिए 10 पैसे कर दिया। तो जबरदस्त। वो 10 पैसे का टिकट हम लेके जहाँ मर्ज़ी जाएँ। तो इसी तरह से फिर यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस नेशनलाइज़ हो गए। तो एक उन्होंने अयूब खान से पहले का जो पाकिस्तान था, उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी और उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी को भी रिवाइज़ किया था। जी। तो 77 के बाद से लेके आज तक, फिर हम मार्शल लॉ के बाद, यानी ज़िया-उल हक के कू के जी। बाद से लेके आज तक हम वही नैरेटिव लेके चल रहे हैं। 50 साल होने वाले हैं और जी। कोई रिविज़िट नहीं कर रहे उसको। और बांग्लादेश बनवा लिया, फिर भी हम उसको रिविज़िट नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। केपीके में टीटीपी वाले क्या कुछ नहीं कर रहे, फिर अफगान वॉर, ये सारा जी। कुछ जो है इसको रिविज़िट करके फंडामेंटल अप्रोच चेंज होनी चाहिए। वो नज़र नहीं आई आज की बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो अभी भी जो है एक बचकाना सी उन्होंने बात की कि 5 अगस्त 2019 से पहले की पोज़ीशन पे आना होगा। मतलब है, इस तरह गुफ्तगू नहीं होती कि शर्तों पे बातचीत नहीं होती। जी, बिल्कुल। उसको वहाँ कहना चाहिए था कि हम रेडी हैं बात करने के लिए, हम बैठ के बात कर सकते हैं।
ये इस तरह से इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। ओके। जो उन्होंने बात जवाब दिए हैं वहां पे, वो डिप्लोमेसी के जमरे में नहीं आते, वो ऑटोक्रेसी के जमरे में आते हैं, वो डिक्टेटरशिप के जरिए में आते हैं। वो जी, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो ढीठ जो है इंसान की जी, जी। शक्ल में वो मैनिफेस्ट हुए हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो भी बड़ी मतलब बड़े गुस्से में नज़र आए। अभी भी मैं उसके कुछ क्लिप्स पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चल रहे थे और यकीनन इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है, तो मैं उसको पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि जी, पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेटर है टेररिज़्म का। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अल्फ़ाज़ जो है उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोक्सपर्सन ऑफ टेरर इंडस्ट्रीज से बाय जयशंकर। और आगे मतलब दूसरा मीडिया एक हाउस रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड आउट एज ए प्रॉम्प्टर जस्टिफायर स्पोक्सपर्सन ऑफ अ टेररिज्म इंडस्ट्री। ये एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के, डॉक्टर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं ना। देखें, बिलावल भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशत हाँ गर्दों ने बिल्कुल। मारे हैं, और अभी भी वहां ऑपरेशन हो रहा है। 8 से 10 जो टेररिस्ट हैं उनके लिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लॉग किया था, जिसमें मैंने नक्शा दिखा के बताया था यहाँ यहाँ पे ये बैठे हुए 2 ग्रुप्स हैं, 8 से 10 लोग हैं। आज भी वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी 2 ग्रुप में 8 से 10 लोग हैं और वो घुस गए हैं। अब उनको वो इनसर्कल कर रहे हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका फॉरेन जी मिनिस्टर जो है वो एक जिसको आप कहते हैं दुश्मन मुल्क, वहां का विजिट कर रहा है, और बजाय वहां सुलह की बात करने के आपने राजौरी से वो में दाखिल कर दिया दहशतगर्द। तो इसमें एक और चीज भी मैं सोच रहा था, जी जी। वो ये कि ये भी मुमकिन है कि फौज का एक हल्का वो सिविलियन गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए डायलॉग शुरू किया जाए, उसको मुझे लगता है कि सबोटाज भी किया जा रहा है। ये भी एक चीज है जिसको हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजौरी में लोग आए, ये कोई बिलावल भुट्टो ने तो नहीं ना भेजे, उसके पास तो बिल्कुल इतनी सही कह पावर रहे नहीं हैं, है। यू आर राइट, तो बिल्कुल। ये जी किसने जी। भेजे, क्यों भेजे, और इतनी टेंशन क्यों क्रिएट की है जब बिलावल भुट्टो वहां था? कि लगता ये है कि बिलावल भुट्टो के हर कीमत पे दौरे को नाकाम करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी हल्के की तरफ से। जी। बिल्कुल सर, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ। लेकिन सर एक बात और भी है, कुछ मतलब हमारे इंडियन कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू किया जिसमें फोर्सेस के लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि ठीक है एक्सटर्नल भी एक फैक्टर है, लेकिन शायद अब इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर जितना इन्फ्लुएंशियल है वहां पर अभी। और वो ये बता रहे हैं कि शायद वो पहले अगर 5 डिस्ट्रिक्ट में था तो अब वो 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में जिसे कहते हैं श्रिंक हो गया, लेकिन बहरहाल मौजूद है। सर ये वाला पॉइंट भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं अगर मेरे घर के अंदर कुछ हो रहा है और मैं डॉक्टर साहब को यानी आपको मैं बुरा भला कहता हूं कि डॉक्टर साहब आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, तो आप मुझे ये तो कहेंगे कि यूसुफ जई साहब आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम से कम आप भी कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे और आप कर रहे हैं, तो मजीद करें या फिर हम उसके ऊपर आपस में बात करें कि हाँ यार कहाँ कहाँ से ये चीजें मतलब इंटरफेरेंस हो रही है और कहाँ कहाँ से ये इस तरह के मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। देखें, ये तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा ना। पाकिस्तान अभी जिस दिन बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं उससे 2 दिन पहले जी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में गाजी शहजाद अहमद ने एक नए जहादी ग्रुप का ऐलान किया है, जांबाज फोर्स के नाम से। जी और उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पे G20 नहीं होने देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर के अंदर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ऐसी, और फिर आजाद घूमते रहना, और फिर उसने कहा कि हम 10 जिलों में जो है वो मिलिटेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स को, और ट्रेनिंग देंगे उनको जंग की, और ट्रेनिंग देंगे उनको वेपन इस्तेमाल करने की, और अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये कौन है जो बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने से पहले इस किस्म की चीजें पीओजे में करके तो ऑलरेडी इंडिया के इस दौरे में खटाई डाल रहा है? कोई तो है, इसका खोज लगाएं। आप लोगों को लगाना चाहिए खोज पाकिस्तान में
कि क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या आईएसआई का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या कौन सी एजेंसी है जो सैबोटाज कर रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डायलॉग शुरू करने की कोशिश को, कौन सैबोटाज कर रहा है? कोई तो कर रहा है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मसले को बहुत लंबा अरसा हो गया। यकीनन आप भी छोटे होंगे फिर बड़े हो गए, आपने भी चीजें देखी होंगी, हम भी जी जी छोटे जी थे बड़े हो गए, ये चीजें जी। देखी। लेकिन इसका यानी अल्टीमेट सोल्यूशन इसके बगैर हो सकता है कि जब तक अगर अल्टीमेट हम। सोल्यूशन तो डायलॉग ही है ना। देखें, अल्टीमेट यस, मैं सोल्यूशन यही जो है, पॉइंट। अल्टीमेट सोल्यूशन डायलॉग है। जो जितनी भी जंगें हो जाएं, जी आखिर में तो बिल्कुल। टेबल पर ही आना पड़ता है। अब एग्जैक्टली मसला सर। ये है कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन डायलॉग है, लेकिन डायलॉग की टेबल तक पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को आने के लिए जी जी अपने ऊपर से जो मिलिट्री की इंटरवेंशन है जी जी पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इसको चेक पहले करें ना। वही आप वाली बात, अपने घर की पहले सफाई करें, बिल्कुल अपने सर। घर को पहले हाउस क्लियर इन करें ऑर्डर। इस गंद से, और इस सारी जो पाकिस्तान के अंदर जो फौज का किरदार है उसको बिल्कुल खत्म करें। तो फिर ये डायलॉग की टेबल तक पहुंचेंगे, फिर डायलॉग शुरू होगा। अभी तो वहां पहुंचने भी नहीं दे रहे ना। आज जो बिलावल भुट्टो के ऊपर प्रेशर पड़ा है राजौरी के अटैक से, और आज जो जिस तरह से सूरत हाल जन्म ले रही है, तो जाहिर नजर आता है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो नहीं बात करेगा और वो नहीं कर सकता। अच्छा सर, मतलब आप एक सेकंड। जी हेलो। जी प्लीज। एक्चुअली हेलो। एक्चुअली जो जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो ये है कि सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जिस चीज़ का आ रहा है वो है जी एक जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि फिर हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये बात हमने बहुत दफ़ा सुनी है कि लोग ये कहते हैं कि जी हम बात किससे करें। सर ये पॉइंट मैं ये रेज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात हों, फॉरेन मिनिस्टर के पास फॉरेन मिनिस्टर के हो, तो फिर शायद ये मसला ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो सकता है। नहीं, इसमें फॉरेन मिनिस्टर या उनका ताल्लुक नहीं है, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए। ठीक है। पार्लियामेंट जब तक मजबूत नहीं होगी, आजाद नहीं होगी, अदलिया के प्रेशर से और एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर जी, से जी। आजाद नहीं होगी, और आजादाना इंतखाबात नहीं होंगे जिसमें बिल्कुल। आजादाना तौर पर असम्बलियां बने, ना कि जिसे कहते हैं ना जोड़ तोड़ करके जी, 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 एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल, मर्जी से। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट जब सोवरन बनेगी, तो पार्लियामेंट ये तय करेगी कि हाँ जी ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर को इजाजत है इन नुकात के ऊपर डिस्कस करें आप। या वो हुँ। लीडर ऑफ द हाउस को, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको कहेगी कि जी आप अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस करें और फिर डायलॉग करें। पार्लियामेंट ने ये करना है, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है जी। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि मतलब पार्लियामेंट हमारी स्ट्रेंथन इतनी हो जाएगी नियर फ्यूचर में कि फिर हम इस तरह के इश्यूज़ को, कश्मीर का इश्यू हो, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल हो या किसी और दुनिया की कंट्री के साथ हो, उसको हम आके बैठ कर और हम कॉन्फिडेंस के साथ कहें, हाँ भाई हम यहीं पे बात कर रहे हैं और यहीं पे ये मसला सॉर्ट आउट होगा? देखिए, उसके लिए फौज का और अदलिया का सियासत से अलहदा होना बुनियादी चीज है। अब ये या तो खुद अलहदा हो जाए, या फिर अवाम इनकलाब करे और इनको उठा के कराची के समुद्र में फेंके, जान छुड़ाए इनसे, नई फौज बने, नई अदलिया आए, हुँ। नया आइन जो है 1973 का, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। इसमें कहा जाता है सोशलिज्म हमारी मीशत है। सोशलिज्म का दौर तो नेशनलाइजेशन का दौर था। आज का दौर जो है वो न्यू लिबरलिज्म का, ट्रेड का दौर है। तो वो ये चीजें बहुत सारी हैं जो इसमें तब्दील होने वाली हैं। फिर इस्लाम हमारा दीन है, वो ठीक है, वो इंडिविजुअल का दीन हो सकता है, लेकिन रियासत का कोई दीन नहीं होता। रियासत का दीन होता है इंसाफ। तो ये उसके ऊपर होना चाहिए कि इंसाफ हमारा दीन है, और जो है मीशत जो है वो हमारी आजाद मीशत है। उसको इन जंजीरों और जकड़ों से मीशत को आजाद कराएं, डीरेगुलेट करें अपनी मीशत को। एक वो वक्त था जब हम निजकारी के पाकिस्तान में सख्त खिलाफ थे, और हमने कैंपेन चलाई थी, और मैंने एंटी प्राइवेटाइजेशन एक्शन कमेटी बनाने में एक बड़ा अहम रोल अदा किया था लाहौर में,
लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है, वो तहरीकें शिकस्त खा चुकी हैं। अब आप वो जिसे कहते हैं ना, माजी के पुजारी नहीं बन सकते। अब आपको आगे देखना है कि इन गिवन हालात में हम क्या फायदा उठा सकते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए या कौम के लिए या दुनिया के लिए या रीजन के लिए। वो इस वक्त नहीं हो रहा। और वो पाकिस्तान में अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कौम नहीं है जो 90% हो। इसलिए वहां इनकलाब ना तो कौमी बुनियादों पे आ सकता है बिल्कुल। और ना ही मजहबी बुनियादों पे आ सकता है, क्योंकि मजहब का इस्तेमाल करके आपने पश्तूनों पे, बलोचों पे, कश्मीरियों पे, सिंधियों पे इतना जुल्म किया है और बंगालियों पे, कि अब आप जब ये कहते हैं कि हम एक उम्मत है, हम मुस्लिम कौम है, कोई नहीं ये चूरन खरीदता। और अगर आप इनकलाब करना चाहते हैं तो वो इनकलाब उस वक्त तक कामयाब, देखें ना पाकिस्तान में, मैं आपको मिसाल देता हूं अगर आप इजाजत दें, कम्युनिस्ट पार्टी बनी। जी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनी और वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने मेंबरशिप की, दफ्तर खोले। फिर पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी बनी। जी। अफजल बंगे साहब थे, मेजर इसहाक थे, गुलाम नबी कल्लू थे, ये लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई। मैं समझता हूँ ये उनकी पर्सपेक्टिव ही गलत था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी और इनका भी, फॉर रेवोल्यूशन। जी। जी। पीपल पार्टी का तो इनकलाब का कोई लेना देना, या मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है, या तहरीक इंसाफ का। पार्टियां रीजनल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी की मिसाल ले लेता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केपीके, कम्युनिस्ट हम्म। पार्टी ऑफ सिंध, कम्युनिस्ट जी। पार्टी ऑफ बलूचिस्तान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पीओजे के, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अपने फैसलों में और अपने पर्सपेक्टिव और अपने कौमी आजादी की लड़ाई में। उसके बाद ये फिर जो है सेंट्रल एशिया ने जैसे सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया, अगर ये वॉलंटरी यूनियन में आते हैं, जैसे इंडिया ने वॉलंटरी यूनियन बनाई है, इंडिया ने कोई रिश्वत दे के मुल्क नहीं खरीदे हुए, 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ा है। तो पाकिस्तान में इनकलाब भी नहीं आ सकता, इसलिए कि लाहौर में जो तहरीक बनी है, हक दो हकूक तहरीक, अब वो हकूक तहरीक भी जो है पूरे पाकिस्तान का पंजाब ने ठेका उठाया हुआ है। वो जो कहेंगे वही हरफ आखिर है। भाई जी। खैबर जी। पख्तूनख्वा की अपनी तहरीक क्यों नहीं हो सकती, सिंध की अपनी क्यों राइट। नहीं हो सकती? वो बैठते ही नहीं है कि एक दूसरे के साथ। तो इसलिए सही। यहाँ ना मजहबी बुनियादों पे कोई रेवोल्यूशन इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, और ना ही मुझे कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कोई रेवोल्यूशन होता हुआ फाइन। नजर आ रहा है। तो भाई बर्बादी अनारकी होती हुई नजर आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इनकलाब कौमी सवाल के जवाब दिए बगैर बरास्ता सही। कौमी सवाल ही आएगा। कौमी बिल्कुल ठीक। सवाल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त अवलीन तजाद की शक्ल इख्तियार कर चुका है। राइट। इट इज द राइट। प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, नॉट क्लास बिल्कुल। कॉन्ट्राडिक्शन। बिल्कुल ठीक। तबकाती तजाद जो है वो हर समाज का बुनियादी तजाद होता है, लेकिन वो किसी वक्त प्राइमरी तजाद नहीं बनता। वो प्राइमरी तजाद इनकलाब के लम्हात में बनता है। उससे बिल्कुल ठीक। पहले रूस में लेनिन ने जो इनकलाब किया था, तो लेनिन ने कोई एशिया का इनकलाब का नारा थोड़ी लगाया था, जी उसने बिल्कुल। तो रशियन रेवोल्यूशन का नारा लगाया। माओ ने चाइनीज रेवोल्यूशन का नारा लगाया। जी उस बिल्कुल। वक्त तो ना तिब्बत था में उन्होंने ये बिल्कुल नारा सही। लगाया, ना चिंचांग में लगाया। लेनिन ने कोई ये सेंट्रल एशिया में नारा लगाया नहीं, रूस में लगाया। कौमी बुनियादों पे उन्होंने अपने मुल्कों में इनकलाबात किए। तो आप अगर कौमी बुनियादों पे अपने मुमालिक में इनकलाब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने कौमी सवाल को तबकाती सवाल के नीचे दबा दिया है। जो बात करता है आप कहते हैं नहीं ये राजनीति पसंद है, ये तो हम्म। तबकाती जदोजहद का हमायत नहीं करता। ऐसे नहीं जी होता बिल्कुल। भाई। बिल्कुल ठीक। रिविजिट करें अपनी ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, कल्चर, पॉलिटिक्स, हर चीज को। बिल्कुल सही। और लास्ट में सर G20 इन कश्मीर, उस पे लास्ट टेक आपका चाहूँगा। खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे जी कमांडोज को डिप्लॉय किया जाएगा, ये। लेकिन ऐसे हालात में हो सकेगा या क्या आप कहते हैं श्रीनगर में, क्योंकि देखें G20 ये का बहुत, समिट है? मैंने पहले भी एक जगह कह चुका हूं कि ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है मोदी जी ने कि कश्मीर में G20 को करेंगे। ओके। ठीक है ना? ये ऐसे ही आप समझ लें कि स्नेक स्पिट में आपने डंडा घुमाया है, यानी जो सांपों की वो पटारी होती है ना, जी, जी, उसमें जी। आपने उंगली डाल दी है। अच्छा। तो इसमें अब देखें, पाकिस्तान तो पूरा जोर लगा रहा है कि इतनी तबाही बर्बादी हो जाए 20 मई से पहले पहले।
कि वहाँ सिक्योरिटी का इतना इश्यू हो कि जिन्होंने आना है वो खुद ही कहते हैं उनको अपने कंट्रीज की सिक्योरिटी से क्लियरेंस ना मिले, उनकी हुँ। अपनी कंट्रीज ही कहते हैं कि जी कश्मीर इज नॉट सेफ सो वी थिंक दैट यू शुडंट गो। लेकिन मुझे लगता ये है कि जिस तरीके से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज अब वो बॉर्डर एरिया में कंसंट्रेट कर रही हैं और वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधे हो जाएं और कोई ऐसा बड़ा वाकया ना हो और G20 गुजर जाए। इस वक्त तो ये है ना कि हम कहते हैं कि बस G20 गुजर जाए, जैसे गरीब आदमी की शादी होती है तो वो हॉल तो नहीं ले सकता, तो वो बाहर कराते लगा के करता है, ऊपर से बादल आ जाते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह निकाह होने दे, उसके बाद जितना मर्जी मींह वसा ली, कि निकाह हो जाने दो फिर जो मर्जी बिल्कुल सही। बारिश हो। तो अब यही ठीक है। हम भी कह रहे हैं कि G20 एक दफा हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। जी। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड होप फॉर द बेस्ट। देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मैं एंड पे एक छोटी-सी बात ये करूँगा कि अमन मेरे ख़्याल ज़रूरत है इस रीजन की बिल्कुल, और बड़ी सख्त ज़रूरत है। शायद ही किसी और चीज़ की इतनी सख्त ज़रूरत है जितनी कि पीस की है। लेकिन उसके लिए मेरा ख़्याल हमें बड़ा हॉनेस्ट होना पड़ेगा और ये चीज़ करनी पड़ेगी। बजाए इसके कि एक-दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज़ करते रहें और बिल इंसानी जानें मज़ीद बर्बाद होती रहें और इंसानों बिल की ज़िंदगियाँ जो ज़िंदा हैं वो खराब बिल होती रहे। खैर एनीवे बिल डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आपका व्यूअर्स वक़्त भी तो कीमती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।